गधे हैं जिन्होंने जो कुछ ये किया है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर ये लोग धब्बा हैं। टेरर अटैक होगा और वो एक्ट ऑफ वॉर है। जितने सुराग अभी मिल रहे हैं, ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें है। वहां बैठे हो वो जैश ए मोहम्मद और जो भी हिजबुल मुजाहिदीन, जो भी वो बेवकूफ लोग वहां बैठे हुए हैं, तो कश्मीरी अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, ये एक नंबर के डरपोक है। दो झापड़ पढ़ते हैं, सब कुछ बक देते हैं। पढ़े लिखे डॉक्टर है सर, सबके सब डॉक्टर है ऊपर से नीचे तक। द नाइट ऑफ व्हाइट टेरर, सफेद आतंक, क्योंकि ये डॉक्टर्स थे कई और ये सफेद कोट पहनते हैं। इनका दिमाग जाग चुका है, दिमाग के बदले में राइसिन जहर इनके दिमाग में भर गया है। एक बार तो ठुक चुके हैं, अब दूसरा उनका टाइम आ रहा है। सर लेकिन लोग कह रहे हैं कि आतंक का तो धर्म होता नहीं है। 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 9 का संबंध इस्लाम के साथ होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और मेरे साथ हैं देश के जाने माने चेहरे और आईएफएस ऑफिसर दीपक वोरा। सर बहुत शुक्रिया डीएनपी के साथ जुड़ने के लिए। देश में जब भी कुछ बड़ा होता है और वैश्विक संकट जैसा या कुछ ऐसा जहां देश को ये बताया जाना चाहिए कि आखिर देश के कदम आगे होंगे किस तरफ, वहां पर आपकी जरूरत हमें महसूस होती है। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दे रहे हैं। आपका सर धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा है कि आपसे बात कर सकूं और आपसे सीखूं। थैंक यू बताएं। सर थैंक यू। सर जो कुछ दिल्ली में हुआ और काफी लोग अब आशंकाएं लगा रहे हैं, स्पेकुलेशन काफी कुछ हो रहा है कि क्या होने वाला है। मतलब तरह तरह की बातें हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर लोगों ने देखा, फिर हमने ये कहा कि भाई एक टेरर अटैक होगा और वो एक्ट ऑफ वॉर है, और भारत सरकार ने, आपको पता है कि इसको टेरर अटैक मान लिया है, दिल्ली वाले अटैक को कि टेरर अटैक है, और एनआईए इसकी जांच भी कर रही है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा है। मैं अमेरिका से हाल ही में लौटा हूं और मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूं, ये जो दिल्ली में अटैक हुआ है, मैं अपने मोबाइल को ढूंढ रहा हूं। मेरा एक ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें कुछ सेनेटर्स हैं, रिटायर्ड कांग्रेसमैन हैं, कुछ एकेडमिक्स हैं, डिप्लोमैट्स हैं, मिलिट्री वाले हैं। उनमें से एक ने मुझे एक संदेश भेजा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। अंग्रेजी में है, अनुवाद करने की कोशिश करता हूँ। तो कहते हैं, डियर एम्बेसडर दीपक, हमें बहुत दुख हुआ आपके ग्रुप को कि ये जो कुछ दिल्ली में हुआ है लाल किले के बाहर, ये आपकी सॉवरेंटी पर एक हमला है। और फिर लिखते हैं कि मैं अपने मेडिकल चेकअप के लिए एक हॉस्पिटल में गया। सुनिए इसको बड़े ध्यान से, ये अमेरिका से संदेश आया। मैं एक मेडिकल चेकअप करवाने अपने नॉर्मल जो होता है वहां हॉस्पिटल में गया और मेरा डॉक्टर एक मुसलमान था। मैंने इनकार कर दिया कि मैं इनसे नहीं अपना चेकअप करवाऊंगा। ये अमेरिका में बता रहे हैं मुझे। तो ये जो गधे हैं जिन्होंने जो कुछ ये किया है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर ये लोग धब्बा हैं। अपने धर्म को ये खुद बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया में जहां पर भी कोई आतंकी घटना होती है, 9 आउट ऑफ 10, 10 में से 9 का संबंध इस्लाम के साथ होता है। और जो 9 जिनका संबंध इस्लाम से है, 9 में से 9 का संबंध जिहादिस्तान, या उसका शायद नाम अब मुनीरिस्तान रख दिया है, क्योंकि वो मुन्नी बाई जो है वो हमेशा के लिए वहां की प्रेसिडेंट बन गई है, या आर्मी चीफ। अगले 500 साल तक उनको कोई नहीं हटाएगा। तो उस देश का नाम भी अब मुनीरिस्तान रख रहे हैं, पाकिस्तान को बदल रहे हैं। अब ये जो आपने कहा है कि टेररिस्ट अटैक, 100%, लेकिन जो मीटिंग हुई थी अभी तक हमने मुनीरिस्तान का, पाकिस्तान का, जिहादिस्तान का नाम नहीं लिया, क्योंकि प्रूफ हमारे पास पूरा होना चाहिए। ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम पूरा सबूत देते हैं, जैसे हमने पहलगाम में दिया था, जो कुछ हुआ था सबको दिया था। हम लोग नॉर्मली ये करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं दूसरे देशों को कि भाई ये हमारे पास सबूत है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और फिर वो लोग कहते हैं गो राइट है। 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ। तीनों ने मुझे फोन करके, वहां के लीडर्स ने कहा था, ये जो मैं पहलगांव की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था एम्बेसडर बख्शना मत इनको, हम सब आतंक से पीड़ित हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसमें भी यही होगा। एज सून एज हमारे पास कॉन्क्रीट प्रूफ आ जाता है, जल्दी में हम लोग नहीं करेंगे, तो उस वक्त हम बता देंगे कि ये पाकिस्तान से इसके तार जुड़ते हैं। जितने सुराग अभी मिल रहे हैं, ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान का हाथ इसमें है। वहां बैठे हो वो जैश ए मोहम्मद और जो भी हिजबुल मुजाहिदीन, जो भी वो बेवकूफ लोग वहां बैठे हुए हैं, वो इससे संबंधित। सर हम इसकी बात कर रहे हैं, मैं बताता हूं कि आपको तो पता है मुझसे बेहतर कि इसका पता हमें कैसे लगा। जब श्रीनगर में कुछ पोस्टर्स आए से जैश ए मोहम्मद जिंदाबाद, वहां के शानदार एसपी बोला कि भाई मेरे इलाके में ये क्या हो रहा है। फिर हमने उन 3 को पकड़ा जो लोग पकड़े गए। फिर उन्होंने बताया फरीदाबाद, फरीदाबाद से अहमदाबाद, अहमदाबाद से यहाँ लखनऊ, इधर उधर सब कुछ। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो कश्मीरी अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, ये एक नंबर के डरपोक है। 2 झापड़ पड़ते हैं, सब कुछ बक देते हैं। एक होता था इनका बड़ा लीडर, आपको याद होगा, उसका नाम वन्नी मन्नी बुरहान ऐसा ही कुछ था।
तो वो बड़ा लीडर मुजाहिद बना फिरता था। ज़िंदगी में कभी बंदूक नहीं चलाई थी। हैंडसम आदमी था, महिलाओं के साथ घूमता था, बड़ा खुश होता था, तो हाथ में बंदूक AK-47 उठा के बड़ा लीडर बनता था। और मैं बताता हूँ, जब पकड़ा गया, जिस यूनिट ने उसको घेर लिया था, उन्होंने क्या बताया मुझे, और ये बिल्कुल सही है। तो कहने लगा, मैं अपनी माँ को फ़ोन कर सकता हूँ, अरे मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह के नाम पे बख्श दो मेरे को। ये इनकी मुजाहिद होते हैं, बहादुर। औरतों पे और बच्चों पे तो अत्याचार करने से डरते नहीं हैं। लेकिन और मेरा नहीं ख्याल वो वानी फानी ने कभी ज़िंदगी में बंदूक चलाई भी होगी। हीरो बनता फिरता था और चला गया जहाँ उसको जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ 72 हूरें उसकी वहाँ पे उसको मिल रही होंगी, उसका ध्यान रख रही होंगी। सो ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखिए, अब मैं आता हूँ, इसको मैं कहता हूँ द नाइट ऑफ व्हाइट टेरर, सफेद आतंक, क्योंकि ये डॉक्टर्स थे कई और ये सफेद कोट पहनते हैं। आखिर क्यों किया? ये मैंने समझने की कोशिश की है। सर अमेरिका में भी बहुत से लोगों से मैंने बातचीत की, विशेषज्ञों से। उन्होंने कहा कि जो इसको रेडिकल नहीं है, ये सुइसाइडल इस्लाम है। ये रेडिकल इस्लाम नहीं है, सुइसाइड आत्मघाती जो इस्लाम है ये वो है। और उसमें क्या होता है कि 3 चीज़ें हैं जो मुझे अमेरिकन फ्रेंड्स ने और भारत में भी विशेषज्ञों ने बताई है कि इस्लाम का उद्देश्य क्या है आज। नंबर 1 पूरी दुनिया को चाहते हैं कि 800 करोड़ आबादी है इस दुनिया की, सब के सब जो है क्षमा कीजिए 800 बिलियन का मतलब 80 करोड़ आबादी है, सबके सबको हम मुसलमान बनाएँ। कैसे? पहले रिप्रोडक्शन, जितने बच्चे पैदा कर सकते हो 30, 40, 50, 60 करिए और फिर 4-4 पत्नियाँ रखते दबा के बच्चे करिए, इसको डेमोग्राफिक अग्रेशन कहते हैं। तो पहला है रिप्रोडक्शन। दूसरा सर उसमें होता है कन्वर्जन। आप उनका धर्म बदलिए, लोगों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करिए। और तीसरा और आखिरी है एलिमिनेशन। जिन लोगों को आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, उनको मार दीजिएगा। तो ये 3 नींव हैं, जिससे ये पूरी दुनिया को टेक ओवर करना चाहते हैं। अब ये जो हमला हुआ है, मैं अपनी पत्नी के साथ बात कर रहा था, उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं है, फिर मुझसे पूछने लगी कि दीपक इनका लक्ष्य क्या है इन लोगों का? क्या ये 8, 10, 50, 200 ये जो इतना सारा हमने असला इकट्ठा किया है 3000 टन, क्या करना चाहते हैं? 100 लोगों को मारेंगे, 1000 को मारेंगे, लाख को मारेंगे? तो फिर उसके बाद क्या होगा? खुद भी मर जाएँगे। अगर पूरा गज़वा जो हिंद करना चाहते हैं, यहाँ तो रहेंगे नहीं देखने के लिए, खुद तो भी चले जाएँगे। इन गधों को ये समझ नहीं आता। मैंने कहा नहीं, आपने सही सही शब्द का प्रयोग किया है, सही शब्द का, ये गधे हैं, समझते नहीं हैं, दिमाग नहीं है। अब ये राइसिन ज़हर को जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया का सबसे शक्तिशाली ज़हर है। और अगर इस ज़हर को ये बना के पानी सप्लाई के अंदर डाल देते, कई लाख लोग मारे जाते। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इनका दिमाग जाग चुका है, दिमाग के बदले में राइसिन ज़हर इनके दिमाग में भर दिया है। तो वो जो महिला थी, जो इनकी रहनुमा थी और पूरा सब करती थी, जो महिला विंग की लीडर बनी, ये सब सेल्फ स्टाइल्ड है। शायद वो सहेली थी इनमें से 2-3 की। कहते हैं कि इसने उनको बताया था, ये मेरे फ्रेंड्स ने कहा है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कि इसने उनको बताया था, "अरे क्यों 72 हूरों का इंतज़ार वहाँ करते हो? मैं हूर यहाँ बैठी हुई हूँ, आइए मेरे पास।" तो ये काइंड ऑफ थिंग उसको उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये महिला कर रही थी और कुछ अपनी फ्रेंड्स को भी ऑफर कर रही थी इन लोगों को। तो सर मेरा ये आपसे स्पष्ट रूप से ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम पूरी तरह से स्पष्ट कर लेंगे कि आतंकिस्तान का हाथ इसमें, हम पूरे सबूत उनके सामने रखेंगे और फिर हम ठोकेंगे। एट द सेम टाइम ये एकदम से रिएक्ट करना कई बार सही नहीं होता डिप्लोमेसी में। अंग्रेजी की कहावत है कि जो बदला है उसको सर्व करिए जब वो ठंडा हो जाता है। रिवेंज इज़ अ डिश बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। रुकिए, घबराने दीजिए, वो जो वहाँ की पिंजड़े वाली मुनरिया है, वो डरा हुआ है, उसको पता नहीं हम क्या करेंगे। क्योंकि हमने पिछली बार कहा था कि हम सिंदूर को सिर्फ सस्पेंड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और फिर हमने ये भी कहा था कि टेरर एक्ट उसको एक्ट ऑफ वॉर, यानी हमने ये तो साबित कर दिया कि टेरर एक्ट है। अभी हमने ये नहीं बताया कौन-सा देश इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही हमने वो ऐलान किया, फिर उनका पसीना आएगा कि अब भारत क्या करेगा। एक बार तो ठुक चुके हैं, अब दूसरा उनका टाइम आ रहा है। इसको कंक्लूड करते हुए सर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे बहुत से लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, कहते हैं कि क्यों नहीं मारते आप उनको? मैंने कहा क्या फ़ायदा क्या है? 25 करोड़ तो वहाँ पर आतंकी हैं, आत्मघाती हमलावर हैं। उनको मार के क्या होगा? कभी सीखेंगे? नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य यही है भारत को तंग करना। मेरा लक्ष्य क्या है? यहाँ आप देख रहे हैं 2047 लिखा हुआ है। 2047 तक हमें विकसित देश बनना है। उनका कोई लक्ष्य नहीं है। बस ये है हम जीते हैं भारत को तंग करने के लिए और मरना चाहते हैं। सर, ये जो आतंकी होता है,
इट्स अ सेंस ऑफ पावरलेसनेस एंड होपलेसनेस। जब उसको उम्मीद नहीं होती और ताकत नहीं होती तो वो अपने आप को उड़ा देता है। भई यहाँ तो कुछ मेरे को मिल नहीं रहा, कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को। यहाँ पर चलिए मुझे फ़िज़िकल जो संबंध होते हैं मेरी महिलाओं के साथ मिल जाते हैं, वो तो फिर वहाँ जो मेरी बेवकूफ़ जन्नत है वहाँ पर भी वही चीज़ें मिली। यहाँ तो 1 के साथ है या 2 या 3, वहाँ तो 72 के साथ होंगे। सो होपलेसनेस, कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। बकवास बहुत करेंगे, लेकिन कुछ नहीं, कोई तरक्की नहीं हुई, आर्थिक व्यवस्था ठप हो चुकी है। बलूचिस्तान में दंगे हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दंगे हो रहे हैं, सिंध में दंगे हो रहे हैं। बचता है तो सिर्फ वो अ, पाकिस्तानी पंजाब, और दुनिया का सबसे खतरनाक सांप जो है सर, वो है पंजाबी पाकिस्तानी मुसलमान। अपने आप को समझता है कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ होशियार, सबसे आगे निकलने वाला व्यक्ति है, लेकिन है एक नंबर के बेवकूफ। तो अगर इस बात को आप ध्यान में रखें तो फिर सवाल उठता है, पूरी दुनिया इस समय प्रेशर डाल रही है भारत में कि सरकार को अब चाहिए ठोकें इनको। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, पहले सबूत आ जाने दीजिए, क्योंकि मैं तो डिप्लोमैट हूँ, 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूँ, 3 देशों में अभी भी विशेष सलाहकार हूँ। एक बार सबूत आ जाएगा, हम उनके सामने रख देंगे और बताएँगे हमने इसलिए उनको ठोका था, जो हमने सिंदूर के बाद किया था। सबको बता सर दिया था, हमारी जैसे डेलीगेशंस भी गई थी वहाँ पर। सॉरी, जैसे मैं कह रहा था हमारी डेलीगेशंस पाकिस्तान भी गई थी कई जी, देशों में, बताया कि हमने क्यों किया है, और सबने हमारा समर्थन किया। लोग कहते हैं, "ओह जी, आपके साथ कौन खड़ा हुआ है?" अबे गधों! ऐसे मामले में कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होता। किसने आलोचना की है ऑपरेशन सिंदूर की? भूल जाइए वो तुर्किस्तान का जो बेवकूफ वहाँ का अर्ध दरबान प्रेसिडेंट है, और अज़रबैजान, उनको भूल जाइए। उसके अतिरिक्त किसने आलोचना की? चीन तक ने नहीं आलोचना की, जबकि उसके कई लोग मारे गए थे वहाँ के। अमेरिका ने आलोचना नहीं की। अमेरिका के कई लोग मारे गए थे जब हमने हमला किया था उनके एयर बेसिस पे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पे। तो ये है कि किसी ने आलोचना नहीं की, किसी ने कहा कि आपने बहुत खराब चीज़ की। बिल्कुल नहीं। सब जानते हैं कि अगर आज दुनिया में सर आतंक के साथ लड़ना है, ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, गोल्डा मायर होती थी इज़राइल की प्रधानमंत्री। मैं शी वाज़ कॉल्ड द आयरन लेडी। मैं मिला था बहुत साल पहले। तो उस वक़्त हम बातचीत कर रहे थे, मैं हमारा एक ग्रुप गया था। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अगर आतंक से निपटना है, अमेरिका, भारत और इज़राइल को मिलके करना है। बाकी सब बकवास करेंगे, उनके पास क्षमता नहीं है कुछ करने की, हम तीनों देशों को करना पड़ेगा। अब अमेरिका भी थोड़ा डगमगा रहा है, 9/11 हुआ एटसेट्रा, लेकिन भारत के जो हमारा जो रेज़ोल्यूशन है, हमारा जो इरादा है, वो अटल है। और आप देखेंगे बहुत जल्दी, जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, करोड़ों लोग, उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ, भारत के राजदूत होने के नाते, दैट ये अनपनिश्ड नहीं जाएगा सर। हम ठोकेंगे, लेकिन वो सीखेगा नहीं। फिर बार-बार उसको ठोकना पड़ेगा, जब तक उसके टुकड़े नहीं हो जाते, और उसकी ताकत ये नहीं रहती कि हमको फिर सताए। अब तो उस देश का नाम भी बदल दिया है ना, बदलने वाले हैं। मेरा ख़्याल है एक संविधान का संशोधन होगा, उसका नाम रख दिया जाएगा मुनीरिस्तान, और मुनीरिस्तान में कहेंगे कि अगले 500 साल तक ये आदमी रहेगा यहाँ पर, हम मर भी जाएगा तो हम इसकी रूह को वापस बुलाएँगे और ये हमारे देश का नेतृत्व करेगा। चलिए, अगर आप ऐसे गधे हैं, तो हम लोग आगे क्या कह सकते हैं? बट द सर ये रिवेंज तो मान लीजिए हम रिस्पॉन्स पाकिस्तान की आएगा। बात कर रहे हैं, जी सर। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं, पढ़े-लिखे, अब आपने डॉक्टर हैं सब, बहुत, सबके सब डॉक्टर हैं ऊपर से नीचे तक। मैं समझ गया, सहारनपुर इसीलिए तो शा इसीलिए तो सहा मैंने कहा है ना, जी, व्हाइट टेरर, ये सफेद कोट पहनते हैं। पहले कहा तो ये जाता था कि इनको पढ़ाई। घर में जो लोग हैं आपके, जो घर में गद्दार बैठे हैं, जो बार-बार कहा जाता है 0.5 फ्रंट, इस पर क्या करना पड़ेगा हमको? आपने ये बहुत अहम सफाई प्रश्न बाहर की किया। सफाई से ज़्यादा घर की सफाई ज़रूरी है बॉस। झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है। पीएम साहब ने कुछ साल पहले पाटन गुजरात में कहा था कि हमारा सिद्धांत है मारेंगे घर में घुस के। उन्होंने ये नहीं कहा था कि दूसरे देश के घर में घुस के मारेंगे। अगर आप उसका सही मायने देखेंगे तो यहाँ पर भी जो ये मॉड्यूल्स बने हुए हैं, जो लोग देश के दुश्मन हैं, हम उनके भी घर में घुस के मारेंगे। वही हमने किया है। ये बिल्कुल सही है कि जो हमारे एक्सटर्नल एनिमीज़ हैं, उनके साथ हमारी फ़ौज निपट लेती है। वी हैव द 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड सर। और जो घर के अंदर दुश्मन है, कुछ नेता भी लोग आपके हैं जो बकवास करते हैं। कुछ एकेडमिक्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो बिल्कुल बेहुदा किस्म की चीज़ें करते हैं और लिखते हैं। इन लोगों को सही करना पड़ेगा, और मेरा एक एक अनुरोध है, जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, आज हर भारतीय नागरिक को एक सिपाही बनना है। जहाँ आप ये मत कहिए कि मेरा काम नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये हम सबका काम है। सिक्योरिटी फोर्सेस किसकी रक्षा कर रही है? आपकी। और देखिए, अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये पता ना लगता, जितने इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करने थे, 26/11 आ रहा है, तो बहुत नुकसान होना था।
और हमने उसको तोड़ दिया। आज हमारी इंटेलिजेंस टॉप लेवल की है सर। अब इन लोगों को पता लग रहा है और जो इनके कई और भी जो इनके मॉड्यूल्स हैं और इनके जो मेंबर्स हैं, सबका पता लग जाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ और मेरी ये भारत सरकार से ये एक अनुरोध है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट करिए, 4 हफ्ते के अंदर डिसीजन होना चाहिए और 8 हफ्ते के अंदर उसकी 72 लोगों के पास उसको भेज देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स जो कर रहे हैं, हम पहले कहते थे, "अरे! अनपढ़ है, इनको पढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा।" बकवास करते हैं सर। मन नहीं है ना, जब आपने माइंड में ठान लिया है कि इस धरती पे मैं आया हूँ अपने आप को मरवाने के लिए और मैं आया हूँ ताकि मैं सिर्फ एक ही तो पूरा संविधान है दुनिया में, वो है शारिया और ये बॉर्डर और लीडर-वीडर मैं किसी को स्वीकार नहीं करता। मेरा लीडर है अल्लाह और जो उसने कह दिया वही होगा और कुछ नहीं होगा और अल्लाह ने कहा है कि मुझे मरना है, तो मैं मरने जा रहा हूँ। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, इसको जो हम कहते हैं सुइसाइडेशन ऑफ द माइंड, ये रेडिकलाइजेशन नहीं है, ये आत्मघाती विचार डाल दिया है कि मरना तो है मुझे, अब मैं 30 साल आराम से जीऊं और फिर मरूं, नहीं नहीं, मैं आज मरूंगा क्योंकि भाई ये ना हो कि मुझसे पहले लोग मर जाएं और वो 72 हूरे नाम कोई और उठा के ले जाए, मुझे जल्दी जल्दी वहां भागना है। और ये महिला जो इन्वॉल्व थी इसके अंदर, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है, ये जो पुष्टि हुई है न्यूज़पेपर्स में, उसका कबूलनामा है, वो इनकी सहेली थी सर। इसमें से 2 डॉक्टर्स के उसके साथ संबंध थे। लेट मी लीव इट एट दैट, जायज़ या नाजायज़ मैं नहीं कहूँगा। तो वो लोग भी बड़े खुश थे कि भई यहीं पे एक हूर मिल गई है और बाकी 2 ऊपर और मिलेंगी। तो इस प्रकार की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देश जागरूक हो गया है सर। अब हमको पता है कि ये क्या कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो मैंने आपको मैसेज पढ़ के सुनाया, उसने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू अ मुस्लिम डॉक्टर। मेरा ख्याल यहाँ पर भी अब जो इस्लामिक समुदाय के लोग हैं, उनको ये साबित करना है। उनको पूरी देश को बताना है कि हम इनके साथ नहीं। अभी तक तो जी बहुत बुरा हुआ, हमारी सहानुभूति है, बकवास करते हैं। सीधा जाके बोलो कि ये बेईमान लोग हैं, ये मुसलमान नहीं हैं, ये गद्दार हैं, ये वो कहने की क्षमता अभी तक मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं देख रहा किसी के अंदर। जिस दिन वो आ गई कि हमें इस्लाम को खत्म होने से बचाना है और बचाने का यही तरीका है कि जो उसकी छवि है, उसको हम सुधारेंगे। हम ये 4-4 पत्नियाँ रखना और ये सब खत्म कर दें, तो फिर जो है हमारे शायद हम जो इस समय शताब्दी चल रही है, उसके अंदर हमारा सही स्थान होगा। नहीं तो हम हमेशा के लिए जितने ऐसे हादसे होंगे, हम और दूर होते जाएँगे बाकी दुनिया से। इनकी आप ये अपनी दुनिया में जीते हैं सर, ये आपकी और मेरी दुनिया नहीं है। इस तरह से क्या पता था उस गधे को जिसने अपने आप को उड़ा दिया उस कार में, कि साथ वाली गाड़ी में जो मरा है वो मुसलमान था क्या? उसको पता था गधे को कि वो कोई सनातनी था या वो क्रिश्चियन था या वो बुद्धिस्ट था या वो जैन, उसको क्या पता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। दिमाग इनका तो है नहीं, ज़हर भर दिया गया है। कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़हरीला साँप सब उसको इनलैंड ताइपान कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसके बाद होता है क्राइट, K-R-A-I-T, क्रेट कहते हैं बट क्राइट प्रोनंसिएशन, ये बहुत अपने यहाँ ज़हरीले भी साँप। मिलता है। हाँ हुँ। जी, और इनसे ज़्यादा ज़हरीला है वो मुसलमान जिसके दिमाग में ये राइसिन ज़हर भर दिया गया है सर। सर लेकिन लोग कह रहे हैं कि आतंक का तो धर्म होता नहीं है। आतंक का धर्म पता नहीं लग रहा लोगों को। तो ये फिर मैं बता देता हूँ कौन-सा धर्म है, फिर ये क्यों है कि एक ही समुदाय के लोग आतंक के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब कहने की बातें हैं, बड़ा अच्छा, ओह! बड़े अच्छे लोग हैं और इस्लाम तो क्या है वो उसका शांति का पीस, धर्म है, कोई नहीं रिलिजन ऑफ कह रहा पीस कि हाँ। नहीं है। हाँ, कोई नहीं कह रहा कि नहीं है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो या तो फिर आप कहिए कि गलत इस्लाम है, हिम्मत है कहने की कि ये मुसलमान नहीं है ये लोग? किसमें दम है ये कहने के लिए? मैंने तो नहीं सुना। अगर मैं सुन लूँगा, मैं कहूँगा चलिए फिर रिवाइवल, क्लेंजिंग, सफाई, इस्लाम अपने ऊपर झाड़ू लगा रहा है। उसको मैंने अभी तक नहीं सुना है सर। क्षमा कलाम चाहता साहब हूँ की क्योंकि ये लास्ट जो राइट में लोग नहीं जाते सर। देख कलाम लीजिए, साहब की ही लास्ट राइट में लोग नहीं जाते। और वो टाइगर मेनन का भाई, उसकी लास्ट राइट में लाखों लोग मुंबई की सड़कों पे। आप ये देख ही लीजिएगा कि ये लोग जो हैं इस टाइप के लोग जो धर्म को हर चीज़ को धर्म से जोड़ते हैं। मुझे पता है कि क्रिकेट मैच होता है, हमारे हुआ था पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान वो जीत गया। ओह जी! ये तो इस्लाम की जीत है। अबे गधे की औलाद, क्या इस्लाम की जीत है? अपने आप को तुम क्या समझते हो? और अब अफ़गानिस्तान क्या? अफ़गानिस्तान क्रिश्चियन देश है सर कि इस्लामिक देश है? क्यों एक-दूसरे को ठोक रहे हो? सही कर दिया उसने आपको और फिर उनका प्राइम मिनिस्टर कहता है वो जो इस्लामाबाद में कचहरी में जो धमाका हुआ था जिसमें भी कई दर्जन लोग मर गए थे, घायल हो गए थे। उनका प्राइम मिनिस्टर कहता है इसमें तो भारत का हाथ है। डिफेंस मिनिस्टर कहता है अफ़गानिस्तान का हाथ है। अरे कौन दोस्त है तुम्हारा? आज तो चीन भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। चीन भी तंग आ चुका है। चीन ने आपसे दोस्ती क्यों की थी? चीन को इस्लाम से मोहब्बत नहीं है सर, उसने 15 लाख उइगर को बंद करके रखा हुआ है कैंप्स में।
वो सिर्फ़ आपको पसंद करता था या आपके साथ समझौता करना चाहते, एक तो उसको सी रूट चाहिए था, अरेबियन सी तक, वो गदर-शदर पोर्ट जो उसने बन दूसरा उसको एक पालतू कुत्ता चाहिए, कि भई भारत अब ज़्यादा कुछ कर रहा है, भौंको तो वो भौं करके शुरू कर देता है। वो 2 कारण थे कि उसने लिया। अब जो उसने सीपैक कहते हैं, चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉइटेशन इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पैसे उन्होंने लगाए, कहते हैं हमने इतने बिलियन ईयर्स बकवास करते हैं, वो पैसे वापस कहाँ से आ रहे हैं? और अब चाइना कह रहा है कि लाओ पैसे दो, पैसे कोई नहीं देगा। दूसरी चीज़ ये पिंजड़े वाली मुनरिया ने जाके वो मैकडॉनल्ड ट्रम्प को बोल दिया है कि वो रेयर अर्थ कोई रेयर नहीं है, बहुत से देशों में है, लेकिन उनको निकालना बड़ा मुश्किल है। जी, हमारे पास 6 ट्रिलियन के, 10 ट्रिलियन के, 100 ट्रिलियन और तेरे पास जितने मर्ज़ी ट्रिलियन डॉलर के हों, उनको निकालेगा कौन? नीचे जाओ, रिफाइनरी बनाओ, सब कुछ में 20 साल लगेंगे। चाइना का 20 साल का हेड स्टार्ट है, इसीलिए तो वो कंट्रोल कर रहा है इसको। तो हम भी अब पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास भी एक रेयर अर्थ की कंपनी है, स्टेट कंपनी है, जो एटॉमिक एनर्जी हमारी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नीचे क्योंकि उसका संबंध भी रेयर अर्थ का न्यूक्लियर शक्ति के साथ होता है, न्यूक्लियर ऊर्जा के साथ होता है। अब उसको अपने अभी तक तो ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया, अब बड़ी तेज़ रफ्तार से हमको करना पड़ेगा। सो मेरा ये मानना है इसका जो पॉज़िटिव रिज़ल्ट होगा, ये जो आतंकी हमला एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट ये होगा कि देश के लोग सतर्क हो गए, हर देश के नागरिक को अब एक सिपाही बनना पड़ेगा और अब हमको ये अब देखना पड़ेगा कि और हम देख रहे हैं किस तरह से हमारी क्षमता इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बढ़ती जा रही है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को मैं सलाम करता हूँ सर, किस तरह से तोड़ दिया उन्होंने एकदम से, नहीं तो क्या होता, मैं तो सोचना भी नहीं चाहता उसके बारे में सर। सर एक लास्ट सवाल, अभी पॉलिटिकली देश में बहुत कुछ आपको पता है चल रहा है, हाइड्रोजन बम, वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसी दरमियान कहा गया हाइड्रोजन बम देश के जेनजी को बार-बार बोला जा रहा है। उम्मीद वो कि जो नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश में हुआ, वैसा कुछ भारत में हो और उसी दरमियान दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। आपको इन सब चीज़ों में कुछ जुड़ता दिख रहा है या मैं नहीं, इसमें बढ़ा-चढ़ा कर बोल ये रहा हूँ? ये नहीं, नहीं सर आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये कोशिश तो ज़रूर करेंगे जेन ज़ी को एक्साइट करें। सर कोई भी व्यक्ति मैं हूँ, आप हूँ, जब हम टीनेजर होते हैं, हम क्या चाहते हैं? मुझे नौकरी चाहिए, मुझे एक जीवन साथी अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। अब अगल अलग बात है अमेरिका में शादी नहीं करते, चलिए एक लिव इन पार्टनर मिल जाए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छी तनख्वाह चाहिए, आराम से जीना चाहता हूँ। भारत में जेन ज़ी को ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, स्टार्टअप्स का जो कल्चर भारत में सबसे बड़ा हो गया है दुनिया में, धड़ाधड़ ये स्टार्टअप्स बन रहे हैं यहाँ पर। भारत का विकास आप देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, एजुकेशन देख रहे हैं, 60,000 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, 34 करोड़ अमेरिका की आबादी है, 34 करोड़ हमारे पास विद्यार्थी हैं। ये सब आ रहे हैं, अब ये सब सरकारी नौकरी नहीं ढूँढ रहे। तो जेन ज़ी क्या कर रहा है? जेन ज़ी को क्या तकलीफ नेपाल में तकलीफ थी, भ्रष्टाचार था, नौकरियाँ नहीं थी, महँगाई बहुत थी। अम, मालदीव्स में जो श्रीलंका में जो थे, यही चीज़ थी। पाकिस्तान में भी सड़क पे उतरे थे, यही चीज़ उनके साथ भी थी। लेकिन भारत आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा बड़ा वोलेटाइल एरिया है। जो इस्लामिक देश है, यहाँ पर स्टेबल नहीं है सर। म्यांमार कुछ हद तक स्टेबल है, इस्लामिक तो नहीं है, बुद्धिस्ट देश है। लेकिन आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को देखेंगे, आप मालदीव्स को देखेंगे, आप आगे इंडोनेशिया जाएँ, मलेशिया जाएँ, वहाँ सब जगह कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो मेरा अपना मानना है कि भारत का जेन ज़ी जो है, वो भविष्य को देखता है, उसका भविष्य उज्ज्वल नज़र आता है। पीएम बार-बार ये बात करते हैं कि आप लोगों के लिए तो मौजा ही मौजा होने वाली हैं। विकसित भारत हम आपको दे रहे हैं। सर मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा 2047 तक, 74 साल की मेरी उम्र है। मुझे 52 साल कूटनीति में हो गए। अगर मैं ज़िंदा रहा 2047 तो मेरी 96 साल की उम्र होगी। मैं उतना जीना नहीं चाहता। लेकिन विकसित भारत से एक ज़रूर मैं दरख़्वास्त करता हूँ। वो बॉलीवुड का गाना मुझे बड़ा अरे आजा, आजा, आजा झलक दिखला जा। बता तो सही कि विकसित भारत कैसे होगा और हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, अरे 30 मिलियन 3 करोड़ लोगों से बातचीत की है। मैं घूमता रहा अभी भी आज हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 13 नवंबर 2025 को थोड़ी देर के बाद मैं जा रहा हूँ उत्तरी भारत में, वहाँ पर भी कई हज़ार लोगों से बात करूँगा। तो उनको ये जो मैं उनसे बात करता हूँ, वो सब कहते हैं कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट हमें भारत के भविष्य में पूरा भरोसा है। अब ये थके हुए पॉलिटिशियन 70, 80, 90 साल के जो ये बकवास करते हैं, इनको करने दीजिए, कौन सुनता है इनकी? इलेक्शन रिजल्ट्स आएँगे, अभी बिहार में इलेक्शन होंगे, आपको खुद पता लग जाएगा। लेकिन हमारे भी पॉलिटिशियन वही हैं, वो कभी सीखेंगे नहीं, क्योंकि वो भी बस हर चीज़ वो पुराने विचार वाले हैं। इलेक्शन होती थी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ये नई पीढ़ी है सर, इनकी बहुत उम्मीदें हैं और भारत वो उम्मीदें पूरी कर रहा है। लेट मी पुट इट टू यू लाइक दिस आज हमारी खुशकिस्मती है और आप सहमत हो ना हो दैट्स मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूँ। आज हमारी खुशकिस्मती है कि भारत के जीवन में एक जामवंत आया है।
वही जामवंत जिसने रामायण में भगवान श्री हनुमान को उनकी ताकत याद करवाई थी। आज हमारे पास एक जामवंत है, जिसने भारत को उसकी ताकत याद करा दी है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं सर। सर बहुत शुक्रिया सर डीएनपी के साथ जुड़ने के लिए और बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। दीपक सर थैंक यू। आपका आपका धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा है कि आपके प्रोग्राम में आ सकूं। बुलाते रहिए, जब आप बुलाएँगे, सर आपको तो मना नहीं। लगातार थैंक यू सर। थैंक यू प्रकाश जी, थैंक यू। बहुत-बहुत जी नमस्कार। धन्यवाद।